हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और ओटागो के बीच में। तो ओमन मैच की तरह ये मैच भी होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनडिन में, जो कि ओटागो का घर है। दोनों ही टीम जो है ना, इस मैच में एक नए चेहरे के साथ उतरने वाली है। अगर आप लास्ट सीजन की टीम से यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी सारे नए प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टैक्टिकली भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो बिना मैच देखे तो हम पता कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कि जो नए प्लेयर्स आए हैं, जो पुराने प्लेयर्स की जगह पे, वो कौन कौन से हैं और उनका रोल कैसे हो सकता है। दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अगर मैं आपको दे दूँ, आप रैंकिंग से देख सकते हैं कि पिछले सीजन में ओटागो लास्ट पायदान पे थे और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्थान पे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी कुछ बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स इस मैच में खेल नहीं रहे हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ नाम आपको बताऊं, विल यंग, रॉस टेलर, जॉर्ज वार्कर, जो आपको पता ही होगा अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो काफ़ी सालों से न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में, तो आपको पता होगा कि जॉर्ज वार्कर परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन हुआ करते थे। तो वो कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल नए प्लेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड करा गया है, जो पहले तो उस तरह से T20 सर्किट में इतने कंसिस्टेंटली थे नहीं। हालांकि बॉलिंग यूनिट इनकी अभी भी लगभग सही है। सिर्फ अजाज पटेल, जो अभी न्यूजीलैंड की टीम से होकर खेल रहे हैं टेस्ट में, आपको पता होगा वो अवेलेबल नहीं है। नहीं तो लगभग लगभग इनका बॉलिंग सही है। इनके टीम का जो होता था कि ओवरऑल एज ए यूनिट इनके बैटिंग से आप काफ़ी अच्छा स्कोर देख लेते थे, 170 180। कभी कभार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आता था, जिनमें से विल यंग लास्ट के कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, कभी कभार जॉर्ज वार्कर, कभी कभार टॉम ब्रूस। लेकिन ओवरऑल एज ए यूनिट ये काफ़ी अच्छा करते थे, ठीक है। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जहाँ पे रहती थी वो रही थी उनकी बॉलिंग। डेथ बॉलिंग बहुत ही अच्छी होती थी इनकी तरफ से, और इसीलिए अगर आखिरी 3 ओवर 4 ओवर में अगर 30-35 रन भी रह जाते हैं तब भी वो वहाँ से मैच निकालना जानते थे, ठीक है। बैट्समैन भी अच्छे खासे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी नजर आती थी, इसीलिए मैंने कहा एज ए यूनिट वो अच्छा करते थे। दूसरी तरफ से अगर ओटागो की बात करी जाए तो बहुत ही ज़्यादा खराब हालत पर वो रहे हैं, और इनका कुछ हद तक रिफ्लेक्शन जो है अपने फोर्टे मैच में भी देखा होगा। बॉलिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क इनका कभी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनकी तरफ से जो दो मेजर बॉलर्स रहे थे पिछले सीजन में, वो अभी अवेलेबल नहीं है। कौन है वो आगे हम बातें करेंगे। बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा इनके टॉप ऑर्डर के जो दो बैट्समैन होते हैं, हैमिश रदरफोर्ड और नील ब्रूम, के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती थी। बीच बीच में एक आध इनिंग्स में निक केली, कभी कभार अनारू किचन का परफॉर्मेंस आता था, लेकिन उस तरह से डिपेंडेंसी ओवर सीजन में ये कभी भी नहीं दे पाते थे, और बॉलिंग कभी भी इनकी स्ट्रेंथ थे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बॉलिंग से भी 170 180 के ऊपर मोस्टली ये स्कोर कंसीड करते थे, और बैटिंग भी लगभग लगभग आपको दिख जाता था कि 8 से 10 विकेट तक इनके गिरते थे, ठीक है। ये है हिस्ट्री, और ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी आगे हम जब बातें करेंगे। अभी देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और किस किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी 5 मैचों में जैसे आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से आगे है, 4-1 से। पिछले सीजन में मैंने बता दिया कि ओटागो आखिरी पायदान पर थे और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले से दूसरे स्थान पर थे। इस ग्राउंड पे भी आपको रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं दिख जाएंगे। पिछले सीजन में एक भी मैच नहीं जीती है ओटागो की टीम इस ग्राउंड पे, और उसके पहले वाले सीजन में एक मैच वो जीते थे, बाकी 2 हारना पड़ा था और 1 नो रिजल्ट। ये कुछ परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं कि बैटिंग में कोई भी उस तरह से बताने लायक नहीं है। मैंने उन प्लेयर्स का नाम यहाँ पर सिर्फ लिखा है जिन्होंने मिनिमम 250 प्लस स्कोर बना के रखे थे पूरे टूर्नामेंट में, जिनमें से ओटागो की तरफ से बताने लायक कोई है नहीं, या फिर कम से कम 30 का या फिर 28-30 का एवरेज किसी का हो, तो ऐसा कोई नहीं था सेंट्रल की तरफ से। हालांकि विल यंग, डॉग ब्रेसवेल, जिन्होंने बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था पिछले सीजन में बॉलिंग से, जॉस क्लार्कसन जैसे प्लेयर्स थे। और अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो फिर भी आपको रिपन दिख जाते हैं पर मैच, 1 विकेट के औसत से उनका चल रहा था। और मैट बेकर ने कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, 25 विकेट भी निकाले हुए थे। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ब्लेयर टिकनर उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के भी हाईएस्ट विकेट टेकर ये थे। इसके अलावा भी विकेट्स निकाला था डॉग ब्रेसवेल जो थे, जोई फील्ड, उन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाले थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, पर मैच पर विकेट के औसत से उनका नहीं थे, इसलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं है। बस बेस्ट परफॉर्मर्स उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनका एक परफॉर्मेंस था, ठीक है। अभी आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आखिरी 5 मैचेस में आमने सामने हुई हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिला है और क्या रीज़न रहा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इतना डोमिनेट कर रही है इस फिक्चर में, ठीक है। ये मैच है 2019 का, जो कि हुआ था नेपियर में। क्या हो रहा है नोटिस करो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करा, जैसे देखिए जैसे मैंने आपको बताया एज ए यूनिट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बना, लेकिन फिर भी 20 ओवर में 208 रन बना दिए। यंग है, ब्रूस है, क्लार्कसन है, बाकी नेथन स्मिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका था, ये तो आपने देख ही लिया होगा वेलिंगटन के होकर पहले मैच में उनके। बाकी जेकब डफी के 2 विकेट्स रहे हैं, ओटागो का 8 विकेट गिर गया, जो मैं आपको पहले ही बताया। बाकी 150 के आसपास उन्होंने स्कोर बनाए। करंट स्कोर में बताने के लिए कोई नहीं है, टिकनर और व्हीलर का यहाँ परफॉर्मेंस था, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बहुत ही बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। नेपियर का मैच था।
2020 का पहला मैच नेपियर का ही मैच हुआ। इस बार ओटागो ने हालांकि अच्छी बैटिंग करी। रदरफोर्ड, केली, नीचे से डेल फिलिप्स, किचन सब ने कंट्रीब्यूट करे और स्कोर बनाया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको व्हीलर वापस से दिख जाते हैं। व्हीलर को पिछले सीजन में उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था इंजरी के चलते, लेकिन अभी वो फिट है और प्लंकेट शील्ड ने काफ़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस करी रखी है। स्पेशली बैटिंग हैंड उनका काफ़ी अच्छा नजर आया है। बॉलिंग उतना भी खास उनका नहीं था। तो जो भी हो, बाकी अजाश पटेल वगैरह तो अवेलेबल नहीं है। टिकनर, व्हीलर, ये दो नाम आपको कॉमन होते हैं दिख रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल डिसीज ने इसको भी चेस कर लिया और वो भी एक ओवर रहते। नोएमा वार्नर ने लीड करा था। बाकी क्लार्कसन के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं ऊपर। भी क्लार्कसन ने कुछ कंट्रीब्यूट करा था, यहाँ पर भी उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस थे। बाकी डफी, डिप्पन, मुलर सबके एक एक करके विकेट्स। अगला मैच और पहला मैच जो कि डनडिन में हुआ, और यही पहला मैच है जो हम देख रहे हैं कि ओटागो ने जीत करा था। क्या हुआ, सेंट्रल डिसीज की बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं। 139 उन्होंने बनाए। कंट्रीब्यूशंस कुछ आए थे क्लेवर, किचन, वर्कर के, लेकिन कुछ खास नहीं। वर्कर, क्लेवर, लुडिक के आए थे। किचन का बॉलिंग से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया था। बाकी एक एक करके विकेट सब ले रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस करके गए थे वो थे रदरफोर्ड, ठीक है। अभी तक इस फिक्चर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर आप देख रहे हैं उन्होंने बनाया था। कितने हिट और मिस रहे हैं रदरफोर्ड, आप नोटिस करिए। देखिए पहले दो मैच में यहाँ पे एक नाम आया था हालांकि उनका 41, उसके बाद उनका नाम नहीं, उसके बाद फिर से जैसे ही आया 81 नॉट आउट, और यही एक इनिंग्स जो डिफरेंशिएट करके गया था दोनों टीमों को। बाकी 9 ओवर का विकेट था। अगला मैच जो पिछले सीजन का मैच है जो कि डनडिन में फिर से हुआ, लेकिन फिर से वही चीज़ है। वो एक मैच एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से नोटिस करो, पहले बैटिंग करा सेंट्रल डिसीज ने और धमाका मचा दिया। वर्कर, यंग दोनों टॉप 3 के बैट्समैन हैं तो उन्होंने धमाका मचाया। अवेलेबल वो नहीं है। क्लार्कसन फिर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब वो एक मैच जैसे कि ब्रेक सा आ गया, उसके बाद फिर से वही ट्रेंड, ठीक है। फिर से देखिए एक एक करके विकेट सबने निकाला हुआ है। ओटागो की बैटिंग बुरी नहीं रही थी। रदरफोर्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन उतना खास कुछ नहीं। बाकी निक केली, अजाज पटेल, ब्रेसवेयर का यहाँ पर बॉलिंग से परफॉर्मेंस रहा है और फिर से ओटागो की टीम यहाँ पर पीछे रह गई। और लास्ट मैच जो हुआ था ये हुआ था न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल के घर है। ये 17 ओवर का मैच था। ओटागो ने डिसेंट सा स्कोर बनाया, खास कुछ नहीं। ब्रूम आपको दिख जाते हैं। केली, किचन, केली का नाम कई बार आया है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन 20-25 करके कम से कम स्कोर है और एक 50+ स्कोर भी इनका है। बाकी टिकनर के विकेट्स हैं, क्लार्कसन के विकेट्स हैं। क्लार्कसन काफ़ी कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं इस सेक्शन में, कंसिस्टेंटली बैटिंग से कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 31 रन उन्होंने बनाया था। बॉलिंग से कंसिस्टेंटली नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग भी उन्होंने कराई थी सही से। बाकी यंग, रॉस टेलर और क्लार्कसन के यहाँ पर परफॉर्मेंस थे। रिपन करंट स्कोर में से खाली हैं जिनका एक विकेट था, ठीक है। बाकी नेथन स्मिथ वगैरह रहे होंगे, वो तो अवेलेबल है नहीं। तो जो चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि ओटागो यहाँ पर पीछे रही है और उनका बैटिंग जो रहा है मोस्टली 2 या हार्डली 3 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 कहूँगा मैं, 3 भी नहीं। इस फिक्चर में 2 ही बैट्समैन आपको मेजरली देखेंगे होंगे। एक है निक केली और दूसरे है हैमिश रदरफोर्ड, जिनके ऊपर डिपेंड करके ही जो मैच जो है जीता था ओटागो की टीम ने। इसके अलावा भी ब्रूम का कंट्रीब्यूशन आया है कभी कभार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 42 था, उसके बाद यहाँ पर 34 था, लेकिन कंसिस्टेंटली उस तरह से कोई आ नहीं पाए हैं। केली का बीच में स्कोर आया है, किचन का बीच में कुछ 20-25 रन का स्कोर आया है, ऐसा। और अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो बॉलिंग उनका कभी भी उतना अच्छा रहा नहीं है। ये एक मैच जो था जहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा कम स्कोर बनाया था सेंट्रल डिसीज ने, वहाँ पे लीड करा था किचन ने। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 विकेट गिरे थे सबके खाते में, एक करके विकेट। यहाँ पर 7 विकेट गिरे थे, जिसको भी लीड आप कह सकते हैं डफी का था कंट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पर भी 5 ही विकेट गिरे, यहाँ पर भी 5 ही विकेट गिरे, ठीक है। तो ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे हैं। और अगर दूसरी तरफ से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तरफ से बात कर ली जाए तो बैटिंग से भी उनकी तरफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं जैसे कि जॉर्ज वार्कर, विल यंग, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जॉर्ज वार्कर ने लास्ट मैच में, सेकंड लास्ट मैच में बहुत बड़ा स्कोर भी खड़ा किया था। रॉस टेलर भी रहे होंगे, लेकिन वो अवेलेबल अभी नहीं है, ठीक है। क्लार्कसन एक नाम हमें मिला है जो जब भी इनको मौका मिला है उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। इसके अलावा क्लेवर का एक 40+ का स्कोर था, और कोई खास आपको करंट स्कोर में देखने को, ब्रूस का एक 40+ का स्कोर था, बस ऐसा। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पर ओटागो की बैटिंग, सेंट्रल की बैटिंग अच्छी रही है और बॉलिंग में भी उन्होंने ज़्यादा अच्छा करा है देन ओटागो, ठीक है। ये कहानी रहा है। ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद आप इन मैचेस में रख भी नहीं सकते हैं। अगर हम समराइजन पे आ जाएं तो वही जो नाम आपने ऊपर देखा है वही आपको देखने को मिलेगा। रदरफोर्ड हिट और मिस तो रहे हैं, लेकिन जब वो चले हैं वो बहुत ज़्यादा करके गए हैं। देखिए एक 100 है, एक जो 50 है, उसमें भी 81 नॉट आउट हमने ऊपर देखा था।
यही इनका है, ठीक है। और यही चीज़ हम रदरफोर्ड के बारे में हमेशा ही कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हिट और मिस टाइप प्लेयर हैं, लेकिन ये छोड़ने लायक प्लेयर नहीं है। आप देख सकते हैं जब वो चलते हैं तब वो कहाँ पे जाते हैं। ब्रूम लेकिन थोड़ा शांत रहे हैं आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा नहीं है। सेल्टिक की तरफ से विलियम अवेलेबल नहीं है। टॉम ब्रूस ठीक ठाक सा है तो ले सकते हैं हम, खास कुछ दिक्कत नहीं है। बॉलिंग पे माइकल रे, अजाज पटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेथ रांस जो आपको नाम यहाँ पर दिख जाएगा, जो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। हालांकि रीसेंट मैचेस में वो ज़्यादा खेले नहीं होंगे, लेकिन पहले मैचेस में इनके परफॉर्मेंसेस थे। वैसे रीसेंट मैचेस उन्होंने मेरे ख्याल से खास यहाँ पर कुछ खेला नहीं है। उस पहले कुछ मैचेस होंगे जो उन्होंने खेले होंगे, तो वहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो यह हेड टू हेड की बात है। आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें बहुत कंसिस्टेंटली कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आप थॉट प्रोसेस लीड करवा सकते हो। इंडिविजुअल कुछ नाम हमें मिले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। अभी बात करके ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए बताने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। ग्राउंड में भी वही दो नाम आपको दिख जाएंगे, नील ब्रूम, हैमिश रदरफोर्ड, लेकिन यहाँ पर एवरेज थोड़ा कम होता हुआ जा रहा है इनका। 27 साढ़े 27 के बीच में ही औसत है दोनों का। ऊपर जो आपने देखा था थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पर थोड़ा कम। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बैटिंग बहुत ही ज़्यादा इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तो अगर ये दोनों चलें तो कुछ बात बने, अगर नहीं चले तो बात नहीं बने। और इसीलिए हेड टू हेड में भी मतलब ग्राउंड में भी आपने देखा कि ओटावा का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के स्कोर्स बनते हैं, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिलता है और टॉस का इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। ओटागो बनाम वेलिंगटन। देखो जैसे ही वेलिंगटन की टीम सामने आ गई, जो कि चैंपियन टीम है, पता ही होगा पिछले मैच में भी आपने नोटिस करा होगा, काफ़ी सारे मेन प्लेयर्स के अलावा भी कितना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने करा, जीत हासिल करा था। तो जो भी हो, वेलिंगटन के सामने आई ओटागो की टीम, ठीक है। ओटागो ने बनाए थे 168। कुछ स्कोर्स यहाँ पर थे किचन के और फॉक्सट्रोप जो अवेलेबल नहीं है। बाकी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल जो अकेले यहाँ पर थे, जिन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाला, बाकी पेसर्स के भी 1-2 विकेट थे। बॉलिंग की बात है, जितनी कम करे उतनी ही अच्छी। 10 विकेट से हारना पड़ा था यहाँ पे। अच्छा, अगला मैच आते हैं और उसी सीजन का मैच है जो आपने ऊपर हेड टू हेड देखा था, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स बनाम ओटागो। जो अगर आप नोटिस करेंगे जो परफॉर्मर्स यहाँ से आपको मिले थे वो थे किचन, फिर से जो बैटिंग से भी लास्ट मैच में आए थे, यहाँ पर बॉलिंग से। बाकी ये कुछ बॉलर से, और रदरफोर्ड, ब्रूम बैटिंग से, ठीक है। जो नाम आपने ऊपर भी समराइजन पे देखा। अच्छा, तीसरा मैच ये भी उसी सीजन का मैच है। ओटागो ने इस बार पहले बैटिंग करा, 174 बनाया। स्कोर ठीक ठाक सा था, डिस्पाइट यहाँ पर रदरफोर्ड और ब्रूम एक साथ नहीं चले थे, केली थे। बाकी स्पिनर यहाँ पर 6 विकेट निकाल रहे हैं। ऊपर भी आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं, माइकल ब्रेसवेल, अनाडो किचन स्पिनर हैं, और यहाँ पे भी स्पिनर 6 विकेट निकाल रहे हैं। कुछ हो रहा है स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प वो कुछ हो जो अभी तक हम देख रहे हैं। बाकी ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया था। ऊपर दोनों ही मैच पर हमने चेजिंग टीम को जीतते हुए देखा है और काफ़ी डोमिनेटिंगली जीतते हुए देखा है। यहाँ पर भी चेजिंग टीम जीत रही है। डोमिनेटिंग भले ही नहीं, नॉकआउट मैच था ये, क्योंकि तो शायद डोमिनेटिंग नहीं, लेकिन जीता फिर भी यहाँ पर चेजिंग टीम नहीं है। तो लास्ट सीजन की, सेकंड लास्ट सीजन की अगर हम बात करें तो जो चीज़ हम देख पा रहे हैं कि रन्स यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी 168 बनते हुए देखा था। चलिए ये थोड़ा कम स्कोर बन गया, हम मान लेते हैं। उसके बाद 174 बना, लेकिन वो चेस भी हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम पिछले सीजन की मैचेस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जो लास्ट हेड टू हेड था आपने देखा था, 223 बनाया था, जो लीड करा था वार्कर, यंग ने और क्लार्कसन ने। तो वो तो चलिए नहीं है अभी, लेकिन अगर हम बॉलिंग पे देखने आएंगे, बाकी यहाँ पर ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला होगा। बाकी अगर हम बॉलिंग पे देखने आएंगे तो अजाज पटेल आपको दिख जाते हैं, जो भी स्पिनर है, ब्रेसवेल, टिकनर, फील्ड के भी यहाँ पर एक एक करके विकेट थे, ठीक है। अच्छा, ये है पहला मैच, ठीक है। दूसरा मैच ओटागो बनाम वेलिंगटन। ओटागो ने 167 बनाया, फिर से यहाँ पर चेज हो गया। अभी तक ये एक मैच जहाँ पर 200 के पार स्कोर गया है, उसके अलावा सब मैचेस में चेज हो रहे हैं, स्पेशली जब ओटागो दूसरे एंड में बॉलिंग कर रही है तो, ठीक है। रिपन आपको दिख रहे हैं। बाकी किचन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन उनका है। ब्रूम, इनके परफॉर्मेंसेस हैं। वेलिंगटन ने यहाँ पर जीत करा। और जो लास्ट मैच हुआ था नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स बनाम ओटागो का, 190 के पार स्कोर गया। फिर से देखिए वही स्कोर उसी रेंज पे रह गया, 155। शायद थोड़ा ज़्यादा बन भी सकता था, लेकिन काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रेशर था रनों का, तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं। बाकी किचन का कंट्रीब्यूशन है, बैटिंग से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ब्रूम के रन है, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर 3 विकेट। याद रखना ये 1 या 2 स्पिनर ही होंगे जो 3 विकेट निकाल रहे हैं। तो एक चीज़ जो हम नोटिस कर सकते हैं कि स्पिनर्स का यहाँ पे कुछ है, हेल्प है, या फिर ग्राउंड बड़ा है तो शॉट मारने के चक्कर में लोग आउट हो रहे हैं। जो भी हो, विकेट्स मिल रहे हैं, जो हमारे लिए मैटर करता है,
ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। बाकी चेजिंग यहाँ पर अच्छा हो रहा है, सिर्फ 180-90 के नीचे आपको स्कोर रखना है। उसके ऊपर अगर स्कोर पहुंच जाता है तो यहाँ पर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। हमने यहाँ पर हाईएस्ट जो रन चेज होते हुए देखा था वो था सेकंड लास्ट सीजन में जो ऑकलैंड ने करा था 178 का चेज, उससे ज़्यादा हमने चेज होते हुए नहीं देखा है और उसके कम स्कोर 6.5 हो गए हैं। ठीक है, कुछ नाम हमने नोटिस करे हैं ऊपर, तो हमने देखा ही है ब्रूम और रदरफोर्ड काफ़ी दिनों से इस राउंड पे खास कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे लास्ट अगर 6 मैच की हम बात करें तो ब्रूम का रन है, ब्रूम है, फिलिप्स है, किचन है, रदरफोर्ड नहीं। उसके बाद फिर से ब्रूम और किचन, रदरफोर्ड नहीं। यहाँ पर रदरफोर्ड का नाम है 25 रन का, खास कुछ नहीं। और केली ऊपर फिर से केली जब चले हैं काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया है, कंसिस्टेंट ये भी नहीं रह पाए हैं। यही एक मैच रदरफोर्ड चले हैं और जब चले हैं क्या ही चले हैं, जो हेड टू हेड मैच भी था और यहाँ पर भी किचन का कुछ स्कोर था। तो रदरफोर्ड ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, केली भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन ये दोनों जब चले हैं तो काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा करा है, तो इसीलिए टीम में तो रखना पड़ेगा ही। केली का परसेंटेज चाहे कितना भी हो, ये पकड़ कर चलना, सब उनको टीम में रखेंगे ज़रूर। ठीक है, अच्छा, तो ये रही ग्राउंड की बातें। कुछ आइडिया हमको यहाँ से भी मिला है, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करी हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, है ना। प्लेइंग यूनिट की बात करते हैं तो ओटागो की तरफ से वही पुराने जो प्लेयर्स हैं वही उनकी तरफ से स्टार्ट करेंगे। नील ब्रूम खास कुछ बता नहीं सकता मैं इनके फॉर्म के बारे में, क्योंकि लंकाशायर उन्होंने खेला नहीं था। हालांकि वाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा ही डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं और वैसे भी रिकॉर्ड सारे इनके सपोर्ट में है, तो टीम में बिल्कुल रखना पड़ेगा इनको। रदरफोर्ड के साथ निक केली, ये 3 तो हमारी टीम में होंगे। अभी देखिए ज़रूरी नहीं है 3 एक साथ चले, अभी तक तो हमने एक भी मैच में तीनों को एक साथ चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन कौन चलेंगे कौन नहीं ये बता पाना मुश्किल है। तीनों में से दोनों कई बार चलते हैं, कभी कभार एक चलते हैं, कभी कभार कोई भी नहीं चलते हैं। और जब कोई भी नहीं चलते हैं तो टीम का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो, ये पर्सपेक्टिव को याद रखना, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई टीम बना रहे हो जहाँ पर तीनों में से एक को भी नहीं रख रहे हैं, वहाँ पर ओटावा का बैटिंग कोलैप्स हो रहा होगा, ये सोच के टीम बनाना, ठीक है। जो भी हो, ये 3 है। बाकी नीचे आएंगे तो अनाडू किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और कभी कभार उनकी बॉलिंग भी काम पे आ रही है। रिपन की बात करें तो रिपन का खास कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है T20 सर्किट में, कभी कभार एक आध विकेट, बैटिंग से तो कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट्स में ना रिपन यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। बॉलिंग से भी बैटिंग से भी ट्रायबल ऑप्शन है, मुझे लगता है ले सकते हैं हम। इनके पास बैटिंग भी मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, बॉलिंग भी पूरा कराएंगे, तो क्यों ही रिस्क लें। और क्योंकि एक यूनिक बॉलिंग एक्शन ये प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा ही इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये 5 प्लेयर्स को हम रख के चलेंगे। इसके बाहर जो ऑप्शंस हैं आपके पास, देखिए कोई भी बॉलर उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं, ना ही फिक्सचर में ना ही ग्राउंड में, ठीक है। जो बॉलर इफेक्टिव हुआ करते थे, कुछ बॉलर्स जैसे कि मिचेल मैक्लिनगन जो लास्ट सीजन में खेल रहे थे, नेथन स्मिथ, वो अवेलेबल नहीं है। जेकब डफी आप एक नाम बता सकते हैं, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, एक आध विकेट कभी कभार और कभी कभार वो भी नहीं, सही है। तो जेकब डफी का ऑप्शन है नाम के बेसिस पर अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी पिछले सीजन में मैट बेकन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, बॉलिंग फर्स्ट में आप इनके साथ जा सकते हैं। जेकब डफी और पिछले सीजन में नेथन स्मिथ, मैक्लिनगन डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते थे। अभी जेकब डफी तो हैं, बाकी कौन डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे ये देखना पड़ेगा। मैट बेकन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेविस मुलर और एंगस मैकेंजी है। एंगस मैकेंजी काफ़ी एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकते हैं। मल्टीपल कोई टीम बना रहे हो या फिर ऊपर टॉप 3 में से किसी को छोड़ रहे हो तो एंगस मैकेंजी को ट्राई कर सकते हो। ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और बॉलिंग से भी कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं ये। इसके अलावा बेंच पे जॉश फिनी का ऑप्शन है, ये पहले भी इस टीम के पार्ट रह चुके हैं, लेकिन मौका मिलेगा या नहीं बता पाना मुश्किल है। अच्छे ऑलराउंडर हैं वैसे, बैटिंग हेड काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा टीम इनको मौका देती है या नहीं। बात करते हैं सेल्टिक्स की तरफ से, यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टॉप ऑर्डर में अगर हम प्लेयर्स की बात करें, ग्रेग है, बेली विगिंस, क्रिश्चियन लेपार्ड फिर भी पिछले सीजन में कुछ मैचेस में खेले थे, बेन स्मिथ, ये 4 आपको नए दिख रहे होंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो ऑफकोर्स इस टूर्नामेंट से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं ओवर द सीजन या किसी और फॉर्मेट में, उस हिसाब से मैं कुछ बातें बताता हूँ। अगर हमने लंकाशायर के मैचेस की वीडियोस देखी होगी जो हमने कवर करा था, या फिर वो मैचेस खेला भी होगा आपने जो टीम प्रोवाइड करा था चैनल पे, तो आपको पता होगा कि लंकाशायर में मैंने कई बार बताया हुआ है कि ग्रेग हे एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस करते हैं अगेंस्ट ओटागो। इस सीज़न में भी यही चीज़ उन्होंने करा था, और स्पेशली अगर मैं बताऊँ इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे उन्होंने धागा खोल के रखा हुआ था ओटागो के खिलाफ, ठीक है। शतक लगाया था और दूसरे एंड से भी जो उनको बैटिंग मिली थी काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बस इंजर्ड हो गए थे तो इसीलिए ज़्यादा खींच नहीं पाई इनिंग्स को। लेकिन ग्रेग हे का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहता है लॉन्गर फॉर्मेट में ओटागो के अगेंस्ट में। ऑफकोर्स इस फॉर्मेट में उनको कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो खेले नहीं है ज़्यादा,
ठीक है। लेकिन ये एक प्लेयर है जो आप इनफॉर्म मान सकते हैं, इनके रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, तो बिल्कुल एक ट्रायबल ऑप्शन है। बेली विगिंस वाइट बॉल क्रिकेट में खेले हैं, कंसिस्टेंसी की कमी है, बस इतना ही मैं कहूँगा। बाकी कीपर सेक्शन में होंगे, अगर आप चाहो ले सकते हो, नहीं भी लोगे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन ओपनिंग कर सकते हैं ये। उसके बाद क्रिश्चियन लेपार्ड मेरे हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन है। डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंट रन स्कोरर हैं, और क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं तो मुझे लगता है इनको काफ़ी प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिल जाएगी, बॉलिंग भी कर सकते हैं। पिछले सीजन में 1-2 विकेट भी निकाले हुए थे इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, और अगर इनको ठीक तरह से मौके मिलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बेन स्मिथ है, उसके बाद टॉम ब्रूस, डेन क्लीवर, जॉस क्लार्कसन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, और इनका भी रोल अभी बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं अवेलेबल नहीं है। जोई फील्ड, लेनॉक्स, टिकनर, रांस, और जोई फील्ड और बेन व्हीलर में से मुझे लगता है कोई एक खेलेंगे, क्योंकि रांस को जनरली टीम ड्रॉप नहीं करती है। बाकी लेनॉक्स तो टीम के मेन स्पिनर होने वाले हैं, ब्लेयर टिकनर है, बेन व्हीलर की कुछ हद तक रिकॉर्ड्स हैं और ये बैटिंग हैंड भी थोड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जोई फील्ड ने पिछले सीजन में बहुत एक्साइट करा था, ठीक है। इनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी मिलती थी, यहाँ से डॉग ब्रेसवेल और जोई फील्ड या फिर क्लार्कसन, इनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग मिलती थी सेंट्रल की तरफ से। डॉग ब्रेसवेल खास कुछ तो नहीं कर पाए थे बॉलिंग से, लेकिन इनको ही भरोसा करती है टीम, तो उम्मीद आप यही रख सकते हैं कि इनको फिर से भी ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग मिलेगी। बाकी सेफिल्ड सिल की, प्लंकेट सिल की बात करें तो उतना अच्छा फॉर्म इनका नहीं था, लेकिन ऑफकोर्स रेड बॉल क्रिकेट से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी देखिए टॉप ऑर्डर से हमें प्लेयर्स तो लेने हैं। अभी जॉर्ज वार्कर, विल यंग, रॉस टेलर नहीं खेलेंगे, उनके जगह पे किसी को तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ग्रेग है, स्पेशली इनका नाम मुझे बार बार खटक रहा है। रिसेंटली मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, इसी ग्राउंड में इसी टीम की अगेंस्ट इन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेला था, बस बॉल अलग है, बाकी तो चीज़ें सेम ही है, तो इफेक्ट कर भी सकता है। ग्रेग है और क्रिश्चियन लेपार्ड, ये दोनों बहुत रिसेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। बाकी देखिए नीचे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो डेन क्लीवर हो, चाहे वो टॉम ब्रूस हो, कंसिस्टेंटली किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं है। कभी कभार एक आध इनिंग्स में एक आध बैट्समैन का रन आया है, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं, ठीक है। डेन क्लीवर चलिए फिर भी कीपर सेक्शन में होंगे, दिक्कत नहीं होगा। टॉम ब्रूस अगर आप ऊपर से दोनों बैट्समैनों को लेने जाते हैं तो ले पाना मुश्किल होगा, ठीक है। बिल्कुल परसेंटेज प्लेयर हैं, सेफ ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। टॉम ब्रूस ने भी काफ़ी अच्छा करा हुआ था उस सेफिल्ड सिल के मैच में, हो सकता है ग्रेग है जितना उतना बड़ा नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस इनका भी सही ही था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, बाकी ये 4 मेजर बैटिंग ऑप्शंस होंगे मेरे हिसाब से। बेली विगिंस भी ऑप्शन में आते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से अगर आप क्लेवर को भी लेते हैं और बेली विगिंस को भी लेना चाहते हैं तो। बॉलिंग पे बात करें तो डॉग ब्रेसवेल आप ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग से खास कुछ उन्होंने करा नहीं था, डिस्पाइट उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी मिलती थी, ठीक है। क्लार्कसन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं इस पिक्चर में और एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। याद रखना, अगर आप टॉप ऑर्डर से प्लेयर्स को ले रहे हो, जो मैंने आपको नाम बताया, अगर उनको ले रहे हो तो ज़्यादा कोई, अगर आप ओटावा का बॉलर नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर छोड़ रहे हो तब आप नीचे वाले बैट्समैन जैसे कि क्लार्कसन हो गए, ब्रूस हो गए, ब्रेसवेल हो गए, इनका प्रायोरिटी बढ़ेगा, और वहाँ से ओटावा के कम से कम एक आध स्ट्राइक बॉलर भी आपको रखने पड़ेंगे। और यहाँ से ब्लेयर टिकनर जो इनके मेन बॉलर होने वाले हैं। जेडन लेनॉक्स हमारे लिए बहुत बड़े पंड बन सकते हैं। जेडन लेनॉक्स पिछले सीजन में कुछ मैचेस में खेले थे और इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का स्पिन भी प्रोवाइड करेंगे, अगर आप सामने देखेंगे तो काफ़ी सारे राइट हैंडर बैट्समैन आपको जो है सामने दिख जाएंगे और इफेक्टिव हो सकते हैं ये, ठीक है। स्पेशली टॉप ऑर्डर में ओपनिंग बॉलिंग के भी आ सकते हैं ये, और पिछले सीजन में काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग उन्होंने कराया था। अभी टीम के मेन स्पिनर होने वाले हैं आजाज पटेल की एब्सेंटी में, तो देखना पड़ेगा टीम को इस तरह से यूज़ कर रही है, लेकिन क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स के लिए काम है तो इसीलिए मुझे लगता है जेडन लेनॉक्स को हम लेके चल सकते हैं। और वैसे भी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो ओटावा के बैटिंग के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा बॉलर लेके चलें सेल्टिक्स की तरफ से। और बाकी ब्लेयर टिकनर तो है ही, और जोई फील्ड, बेन व्हीलर में से अगर आप एक को लेना चाहते हो ले सकते हो। स्पेशली मैं जोई फील्ड की बात करूंगा, अगर वो खेलते हैं डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आप इनको डेथ ओवर से बॉलिंग भी मिलती थी और विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास बहुत ही अच्छा है। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि काफ़ी दिनों तक खेले नहीं थे बेन व्हीलर, तो इनको फिर से टीम वापसी कराती है या नहीं। सेत्रांस उसके ऊपर है, ये भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे, लेकिन पिछले सीजन में कुछ खेले नहीं हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में तो नंबर 1 बॉलर हैं इस टीम के, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीम इनको यूज़ करती है काफ़ी मैचेस के बाद, क्योंकि ये वापस आ रहे हैं इसीलिए। कैप्टन मैथ्यू चॉइस की बात करें, फिलहाल के लिए परसेंटेज की बात करें तो रदरफोर्ड और किचन के साथ लोग जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रूम, रिपन, ये कुछ ऑप्शंस हैं। निक केली का परसेंटेज कितना भी कम हो, आप उम्मीद रखना काफ़ी लोग इनको टीम में लेके भी आएंगे, कैप्टन मैथ्यू में बना सकते हैं, और CPL वगैरह में उन्होंने खेल के रखा था तो लोग इनको जानते भी होंगे। उसके बाद मैकेंजी और बेकन जैसे ऑप्शंस हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर या बॉलर जैसे ऑप्शंस हैं, जो आप देखना चाहो देख सकते हो।
यहाँ पर बात करें सेंडल की तरफ से तो ब्रेसवेल और ब्रूस ब्रेसवेल परसेंटेज कैप्टन है फिलहाल के लिए। क्लेवर डिफॉल्ट कीपर चॉइस हैं और मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है। कीपिंग से बहुत पॉइंट्स देते थे पिछले सीजन में क्लेवर, तो अभी भी हम रख सकते हैं उनको। उसके बाद क्लार्कसन, रिस्क लेना है तो टिकनर एक पेस बॉलर और लिनॉक्स स्पिन बॉलर और हे लेपार्ड 2 बैटिंग ऑप्शंस हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, थोड़ा सा रिस्की तो ज़रूर है, लेकिन अगर ओटागो यहाँ पे पहले बैटिंग करती है तो काफ़ी हद तक ये काम पे भी आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं चेजिंग यहाँ पर हो रहा है। ओटागो की बॉलिंग उतनी अच्छी रही भी नहीं है, और जो समझ लीजिए मैं अगर पकड़ के चलूँ कि लोग डफी हो गए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर अगर कुछ लोग देख के आएंगे स्टेटिस्टिक्स पिछले सीजन का, तो बेकन, इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लोग वो बॉलर एक एक करके विकेट लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं होगा, अगर हमारे बॉलर सही से चल गए तो। ठीक है, बाकी मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो देखिए, ब्रूम, रदरफोर्ड, इनमें से किसी को छोड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि दोनों में से कोई नहीं चले, पॉसिबिलिटी है, ये इग्नोर करना, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन अभी इन दोनों में से छोड़ना कोई आप पकड़ नहीं सकते कौन कब चलेंगे। ब्रूम तो फिर भी चलिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं, रदरफोर्ड काफ़ी दिनों से रन नहीं है इनका, लेकिन जब है तब उन्होंने किस लेवल पर बनाया है ये भी आपने देख कर रखा है, तो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया है। केली का भी वही सीन है, अगर आप मतलब पर्सनली चांस लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, केली के जगह पर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हो, रिपन को ऐड कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि ये लक के ऊपर होगा कि तीनों में से किसी को भी छोड़ोगे। और स्पेशली केली और रदरफोर्ड का तो आपने देखा ही है कि जब वो चले हैं तब कितना बड़ा चले हैं, और ब्रूम थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट अगर तीनों में से कोई है तो वो ब्रूम ही है, इसलिए मैंने तीनों को रख लिया है। किचन काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बॉलिंग से भी आपके लिए काम पे आ सकते हैं। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 4-5 साल से शायद खेल रहा हूँ न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट। तो क्या है कि ओटागो एकमात्र ऐसी टीम है ना जिनके बारे में मैं कभी भी जब भी कुछ प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं पर्सनली मेरी बात बता रहा हूँ, तो वो उल्टा ही होता है। ठीक है, ये किचन, रदरफोर्ड, ब्रूम, केली तो चलिए फिर भी 2-3 साल पहले ही आए हैं, रिपन, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जब भी आप इनको अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, तब भी आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसा ही करके जाएंगे कि मतलब पूरी तरीके से आपको कंपटीशन से बाहर ही कर देंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिपन ड्रॉप करा है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है कि हमने जिन पंट्स को लिया उन्होंने भी बुरा नहीं करा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया है कि जैसे ही हमने उनको टीम में नहीं रखा तो हम कहीं के नहीं रहे। ठीक है, और हो सकता है सामने वाले उनको कैप्टन हंसने बना कराए। तो ये सब चीज़ें हुई हैं पहले, और ओटागो इसीलिए मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूँ न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में। ये मेरी बात है, आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस हो भी सकता है, लेकिन जो भी हो ये एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, ब्लेयर टिकनर को तो रखेंगे ही, सभी रख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग हो रही है तो डेथ ओवर्स के लिए मैंने यहाँ पर जोई फील्ड और डॉग ब्रेसवेल को रखा है। डॉग ब्रेसवेल परसेंटेज कैप्टन है। हमारे लिए पंट है यहाँ पे लेनॉक्स। रीज़न क्या है आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, मैंने क्या यहाँ पर बताया हुआ है। अभी यहाँ पर आप सोच सकते हैं क्लार्कसन को मैंने क्यों लिया है, 2 रीज़न है। एक तो इनके बैटिंग में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और दूसरी बात, डेथ ओवर्स में पिछले सीजन में जोई फील्ड और क्लार्कसन में से ऑल्टरनेट करती थी टीम ब्रेसवेल के साथ, तो इसीलिए मैंने पॉसिबल बॉलिंग ऑप्शन जो ये हो सकते हैं इनको मैंने रख लिया है। ग्रेग हे को मैंने रखा है और यहाँ पर डेन क्लीवर को रखा है। टॉप ऑर्डर से ज़्यादा मैंने बैट्समैन रखे भी नहीं हैं, लेकिन अभी लॉजिकली तो यहाँ पे एक आध बॉलर भी आना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि कोई बॉलर यहाँ पर बंची से विकेट नहीं निकाले तो ये टीम काम पे लग सकती है। ठीक है, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, ग्रेग हे के जगह पर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, स्ट्राइक बॉलर या फिर रिपन ऐसा कोई ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक आध टॉप ऑर्डर का बैट्समैन तो हमें चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने ग्रेग हे का रखा है। आप यहाँ पे अगर चाहो तो केली को भी ड्रॉप कर सकते हो। ब्रेसवेल के खास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, आपने देखा, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, लेकिन क्या है परसेंटेज कैप्टन है, तो इसीलिए इनको ड्रॉप कर पाना मुश्किल हो रहा है। स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट की जब बात हो रही है, डेथ ओवर्स में लास्ट ओवर्स में बॉलिंग करेंगे तो क्या पता विकेट्स मिल जाए, तो इसलिए ड्रॉप कर पाना मुश्किल हो रहा है। अभी बैटिंग सेक्शन में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर चांस लेना और नहीं लेना आपके ऊपर डिसीजन है। आप हो सकता है कि आप चांस लो और वो नहीं चले, हो सकता है, अगर नहीं चला तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेफ टीम बनाना चाहते हो तो इन तीनों में से किसी को ड्रॉप करना, मतलब रदरफोर्ड, केली और ब्रूम में से किसी को ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे लिए सिल्डर की तरफ से मैंने हे को खाली रखा है, जनता ब्रूस के साथ जा रही है, बिल्कुल अच्छे ऑप्शन है, लेकिन मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बेली विगेस का भी ऑप्शन होगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और क्रिश्चियन लेपार्ड, ये भी एक ऑप्शन होंगे, अगर आप कंसीडर करना चाहते हो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अगर बॉलिंग फर्स्ट कर दी है टीम तो आप ब्रेसवेल को कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, इनको डेथ ओवर में बॉलिंग मिलती है, क्या पता कुछ उतना अच्छा बॉलिंग ना करने के बाद भी 1-2 विकेट कहीं से निकाल ले लास्ट ओवर्स में, तो आपके लिए काम हो जाएगा। किचन मुझे लगता है लॉजिकली तो काम पे ही आने चाहिए,
और अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो रदरफोर्ड जो काफ़ी हिट और मिस रहे हैं, इसीलिए कैप्टन मटेरियल है ये, लेकिन हिट और मिस है तो स्मॉल लीग में हम कैप्टन बनाने की रिस्क नहीं ले सकते। तो सेफ होंगे किचन और ब्रेसवेल, ठीक है। इसके अलावा क्लार्कसन वगैरह का भी एक ऑप्शन बना रहेगा, लेकिन कैप्टनसी के लिए नहीं, टीम में रख लो, मुझे लगता है वही अच्छी बात होगी। सेफ आप जा सकते हो ब्रेसवेल और किचन के साथ। मैं एक आपको छोटा सा जो है टिप्स देना चाहूँगा। अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है, ठीक है, आप अगर चांस लेना चाहते हो ब्रेसवेल के ऊपर एक चांस ले सकते हो, ठीक है। ब्रेसवेल के जगह पर अगर ओटागो पहले बॉलिंग करा रही है, आप एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हो ओटागो की तरफ से, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिस्क रहेगा ये पकड़ के चलना। वो तभी काम पे आ सकते हैं अगर उनको ढंग से बैटिंग नहीं मिली, क्योंकि पिछली सीजन बैटिंग से उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सेफ स्ट्रक्चर है, थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, जो आप समझ सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।